हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पहला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का बनाया है पार्ट 1, जिसमें हमने देखा था एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 23 और 24 में सारे के सारे एमसीक्यू जितने भी आए थे सारे के सारे हमने कवर किए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर पहले उसे देख लें। अब इसमें जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क के केस बेस्ड स्टडी वाले जो भी हैं सभी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसके बाद आपके सारे के सारे पीवाईक्यू जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हैं वो कवर हो जाएंगे और इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी प्रैक्टिस करती रहिए अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्या देखना, हमें लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं। 23 और 24 में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं मैंने सारे के सारे पेपर्स को स्टडी करने के बाद उन्हें यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई आपका रह ना जाए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये 2 मार्क का पूछा गया आपसे। वीआई ग्राफ दिया है आपको फॉर 2 कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी। ए और बी दो वायर है आपके पास, एक ए है और एक बी है। आर एज सोन इफ बोथ वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। सेम लेंथ है और डायमीटर कैसा है, सेम है। ए और बी जो वायर है इनकी सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है। और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ टू इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ हाई रेसिस्टिविटी, यानी किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। रेसिस्टिविटी ए की ज्यादा होगी वायर वाली, वायर ए की ज्यादा होगी या वायर बी की ज्यादा होगी, ये किससे पता करेंगे। तो फिर से सुनिए, आपका जो फॉर्मूला होता है रो इजकल टू आर ए अपॉन एल होता है। ये फॉर्मूला होता है रो और आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है जिसमें रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, आर क्या रेजिस्टेंस है, ए क्या है यहाँ पर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पर देखिए ए इजकल टू होगा पाई आर स्क्वायर। किसी वायर का जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर को कन्वर्ट कर लें किसमें, डायमीटर में, तो हम ये कहेंगे एरिया इसका सेम है। जिसका डायमीटर सेम रहेगा उसका एरिया कैसा रहेगा, सेम। तो वायर ए के लिए और वायर बी के लिए क्या हो जाएगा, वायर ए के लिए वायर बी के लिए एरिया हो जाएगा सेम। और कह रहा लेंथ भी कैसी है, सेम है, तो लेंथ भी सेम है। तो इसका मीनिंग ए और एल तो सेम है, इससे रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रो उसी का ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रो इसी का ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ग्राफ से हम कैसे पता करते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब वीआई ग्राफ गिवन है, तो वीआई ग्राफ जो होता है क्या होता है, वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ हमें क्या देता है, वीआई ग्राफ जो देता है हमें रेसिस्टेंस देता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वीआई है। वीआई ग्राफ क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस ज्यादा देता है। और कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं। तो वीआई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, रेसिस्टेंस देती है। और स्लोप किसकी ज्यादा होगी, जिसका एंगल ज्यादा होगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पर आई है, तो इसको कहेंगे वीआई ग्राफ। अब स्लोप क्या होती है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो यहाँ पर एंगल किसका ज्यादा है, बी वाले का। एंगल कम किसका है, ए वाले का। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ज्यादा है बी का, एंगल कम है ए का, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन टू रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि रो वी इज ग्रेटर देन रो ए। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, वायर बी का। रेजिस्टेंस कम किसका है, वायर ए का। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी वाले वायर की। कम किसकी हो जाएगी, ए वाले वायर की। तो इस तरीके से 2 मार्क का क्वेश्चन आपको करना है, कोशिश करें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर इन सर्किट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन की इज क्लोज। देखिए की क्लोज होगी, इसका मतलब करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायग्राम है 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टर है। तो कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो इसके लिए अगर हम देखें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा सीरीज में, तो ये 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया, ये 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, यानी आपको पोटेंशियल बताना है 3 ओम वाले के लिए, ये आपको बताना है। अब क्योंकि सीरीज की कंडीशन होती है, करंट तो सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट रहेगा। जितने रेसिस्टर हैं उतने रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 ओम के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला आएगा V = I R। और R कौन सा चाहिए हमें, R वो चाहिए
जो हमें पूछा है, किसमें पूछा है, 3 वाले में पूछा है, तो आर की जगह लिख देंगे हम 3 ओम। कितना लिख देंगे, 3 ओम। बट हमें क्या चाहिए पहले, करंट। तो करंट को निकालेंगे, क्या करेंगे, करंट को निकालेंगे। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर आ गया। अब देखिए टोटल पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 6। तो 2 से ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 1/3। तो आई की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर। क्या है बात कंफर्म है। तो पहले हमने करंट निकाल लिया, जैसे ही हमने करंट निकाला तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/3 आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 ओम वाला जो रेसिस्टर है उसके लिए 2 वोल्ट में से 1 वोल्ट की वैल्यू इसके लिए आ गई, बाकी इनमें डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। यानी आपको चार्ज गिवन है, क्या गिवन है, चार्ज कितना है, 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज, देखिए करंट कितना है, 25 MA। MA का मतलब होता है मिली एम्पियर, और मिली को क्या करते हैं हम, हटाएंगे तो 10⁻³ लगा देंगे और ये एम्पियर आ जाएगा। सारी की सारी यूनिट आपको ऐसा ही रखनी है, यानी करंट को एम्पियर में लेना है, चार्ज को कूलम में लेना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द टाइम। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। हमें टाइम चाहिए तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन T। अब Q की वैल्यू कितनी है, तो देखिए Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये दिया है आपको 500 अपॉन 500 दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, ये आप ठीक करते हैं। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। तो यहाँ लिख देंगे I, और I की वैल्यू कितनी है, 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ कितनी बात कंफर्म है। इससे ये कैंसिल होगा, कितने टाइम्स आ जाएगा, 20 टाइम्स। क्यों 25 का 2 टाइम्स करेंगे, 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये आ गया आपके पास 20 मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पावर जो है 10 की पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं टाइम जो आया 20, तो ये हो गया, और 3 का मतलब 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर, तो इतने सेकंड टाइम आएगा। यूनिट हमेशा सेकंड लगाएं टाइम की, क्योंकि ये एम्पियर और कूलम ऐसा यूनिट है, तो टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट ओम्स लॉ, यानी आपको ओम्स लॉ बताना है। आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, या हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप इसे खुद से लिखें। राइट फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp of the parallel combination of 3 resistors of values R1, R2 and R3। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। क्या ये कंफर्म है। और इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं साइड में। क्या बना सकते हैं, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क का तो आपका ओम्स लॉ हो जाएगा, 1 मार्क का आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। फिगर बना दें, अच्छी बात है, ना बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये जो दिया ये भी 1 मार्क का हो जाएगा। तो पार्ट बी, कौन सा, पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपसे क्या पूछा है, पार्ट बी को रीड कीजिए पहले। तो यहाँ पे पार्ट बी को हम पढ़ते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए पैरेलल वाले से 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो फॉर्मूला पूछा आपसे और दूसरा ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको देखना है ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/R इजकल टू 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की जगह ये प्लस R2 की जगह ये, और इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ P। क्या लिखता हूँ, P। तो 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 की जगह R दिया है तो हमने ये लिख दिया। तो 1/RP की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम कितना आ जाएगा R, और 1/1 हो गया 2। बात कंफर्म है। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, R/2। इसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो RP का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा। इतने ओम हो गया इस वाले का आंसर। तो इसका डायग्राम अब कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, X है, तो यहाँ पर आपके पास दिया है R, और इन दोनों से मिलके जो आया है ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे आप Y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, R/2। अब आप देख सकते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। कौन सा हो गया, सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या होता है, तो सीरीज के लिए आप डायरेक्ट लिखेंगे, सीरीज के लिए फॉर सीरीज R1 की जगह ये और R2 की जगह ये, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2R प्लस R
तो आपका आंसर आ जाएगा 3R/2। कितना आ जाएगा? 3R/2। बात ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा और कोशिश करेंगे हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो फ्यूज यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आप बताइए उसका यूज क्या है। पहले आपको ये लिखना है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है। और भी एक दो लाइनें उसमें आप लिख सकते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन हम इससे कनेक्ट करते हैं और उसमें जो वायर होता है वो कौन सा यूज होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा और आप ब्रीफ में लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं आगे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ करंट रेटिंग 3 किलोवाट, यानी आपको दिया है पावर 3 किलोवाट, यानी के का मतलब होता है 1000। के का मीनिंग क्या होता है? 1000। तो यहाँ पर 1000 और ये आ जाएगा वॉट। और ये आपको दिए वोल्टेज, तो V की वैल्यू आ गई 220 वोल्ट। कितनी आ गई? 220 वोल्ट इज टू बी ऑपरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर। यानी आपके पास जो हीटर है, इस क्वेश्चन में जो हीटर गिवन है उसकी रेटिंग कितनी है, तो रेटिंग ऑफ हीटर कितनी है रेटिंग, तो यहां लिख देता हूं रेटिंग ऑफ हीटर कितनी है, ये 5 एम्पियर की। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हीटर है वो 5 एम्पियर तक के करंट को अलाउ कर सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वो फ्यूज हो जाएगा और जितने भी डोमेस्टिक सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, उन्हें सेव कर देगा फ्यूज होने के बाद। तो इसमें कितना करंट आ सकता है? 5 ओम तक का। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पावर और वोल्टेज दिए हैं इससे कितना करंट आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P इक्वल टू क्या होता है, VI। क्या होता है? P इक्वल टू VI। यहां से I निकालेंगे तो आपको पता है पावर अपन वोल्टेज आएगा। अब पावर कितनी है, तो पावर देख सकते हैं यहाँ पे 3000 है और वोल्टेज कितने हैं 220। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या बात कन्फर्म है? बिल्कुल। 2 से इसे 150 टाइम्स कट कर देंगे, 2 से इसे 11 टाइम्स कर देंगे, तो ये आ गया आपका 150/11। अब इसका क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा और 1 टाइम जाएगा 4 बचेंगे, तो ये 3 टाइम्स जाएगा 13 हो जाएगा। अब 4 13 हो जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, और यहाँ पे एक 6 टाइम और चला जाएगा, इतने एम्पियर करंट हो जाएगा। एक बार डिवीजन आप देख ले अच्छे से, तो करंट आ गया इतना। मतलब जब पावर 3 किलोवाट है, वोल्टेज इतने हैं, तो करंट की जो वैल्यू होगी 13.6 एम्पियर होगी इन दोनों की वजह से। तो हमारे पास पावर इतनी है, वोल्टेज इतने, तो करंट इतना होगा। लेकिन फ्यूज कितना झेल सकता है करंट, 5 एम्पियर का। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेटिंग है, ये जो रेटिंग होगी 3 किलोवाट आवर की, 3 किलोवाट की, और वोल्टेज होंगे 220 वोल्ट के, तो हम ये कह सकते हैं 5 एम्पियर वाला जो फ्यूज होगा वो इतने करंट को क्या कर सकता है, झेल नहीं सकता, इसलिए वो फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज 13.6 is greater than to 5 ampere. So fuse break the circuit. सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, यानी उसमें जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। करंट जो है क्या है, नहीं जाएगा आगे तक। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 एम्पियर तक का करंट ये झेल सकता है। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ये जो रेटिंग का मीनिंग है इसका मतलब हीटर सिर्फ 5 एम्पियर तक के करंट को ले सकता है, इससे ज्यादा के करंट को नहीं ले सकता। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि पावर इतनी है, वोल्टेज इतने, तब बताइए क्या ये इस करंट को झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले करंट निकाला, करंट की वैल्यू जो है इससे ग्रेटर है। अब ग्रेटर है तो फ्यूज क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा इसको, सर्किट को। कंफर्म है? तो बस इतना सही क्वेश्चन है। व्हाट इज द लाइकली टू हैपन व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने जस्टिफाई कर दिया है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी करंट की, ये वैल्यू कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये 4 मार्क का दिया है, केस बेस्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आप देखते ही कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पर देखिए 5 एलईडीज दिए हैं जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, A B C D और E। अरेंज इन सोन द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट। आपको वोल्टेज दिए हैं 220 एंड द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड। यहां पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा 11 वॉट 55 वोल्ट, सेम है इन सभी का। बी सी डी और ई का ही सेम है 11 वॉट। पावर कितनी है, पावर यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, कितनी है 11 वॉट, और वोल्टेज कितने 55 वोल्ट। ये किसके लिए, ये है बी सी डी और ई, इन बल्ब के लिए ये रेटिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे देखिए
इज मार्क्ड इन द सर्किट डायग्राम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ए बी सी डी के, ठीक है। तो किस तरीके से करना है यहां पर देखिए, ये आपको वोल्टेज दिया, ये ए की जो रेटिंग है, ए वाली की रेटिंग फॉर ए बल्ब, फॉर ए बल्ब, तो फॉर ए बल्ब के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ए की रेटिंग अलग है। तो ए की रेटिंग क्या है, तो यहाँ पावर जो दी है इसकी 220 वॉट दी है और इसके जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है। ये किसकी है रेटिंग, ए वाले की है। इतना आपने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है, देखिए इसको अगर हम क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, इस सर्किट में क्या होगा। अब आपको पता है कि जब भी हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है बताइए, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट अलाउ होता है, सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट अलाउ नहीं होगा। तो जैसे हम Q1 को ऑन करेंगे तो आप ये देखें बल्ब ए जो है ग्लो हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यही लिख देता हूं मैं, बल्ब ए विल ग्लो, यानी ए जो है बल्ब वो ग्लो हो जाएगा जब हम K1 को ऑन करते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं, उसके साथ क्लोज करते हैं। इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि K2 हमने कनेक्ट नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, K2 इज क्लोज्ड। इसका मतलब हो गया कि अब जो है K2 को कनेक्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, K2 को। तो यहाँ पे देखिए की इसको कनेक्ट करेंगे। अब जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए जितने भी बल्ब होंगे वो ग्लो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी डी एंड ई, तो बी सी डी एंड ई ये क्या हो जाएंगे, ये भी ग्लो हो जाएंगे। अब ए ग्लो नहीं होगा। जब K1 को क्लोज करेंगे तो ए ग्लो होगा, ये सब ग्लो नहीं होंगे। जब K2 को क्या करेंगे हम, क्लोज करेंगे तो ये सब ग्लो करेंगे, जलने लग जाएंगे, पर ये वाला नहीं होगा उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। क्या बताना आपको, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज, यानी बी वाले में आपको करंट बताना है। क्या बताना है, करंट बताना है। तो करंट बताने के लिए देखिए यहां पर रेटिंग लिखी हुई है, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है P इक्वल टू 11 वॉट और V की वैल्यू कितनी है आपके पास 55। तो यहाँ पे करंट निकालेंगे तो P इक्वल टू वी आई, तो I इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P अपॉन V, और P की वैल्यू कितनी है 11 है और इसकी कितनी है 55 है। तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/5, और ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बल्ब बी के लिए जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। बात क्लियर है, तो 0.2 एम्पियर इसका करंट हो जाएगा। किससे निकाली हमने, ये फॉर्मूला याद रखें, पावर का करंट की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट देखिए आगे, ये कौन सा पार्ट था, पार्ट बी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट बी है, यहाँ पे आप लिखते रहिए साथ में। नेक्स्ट देखिए सी वाला करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। अब बी वाले का रेजिस्टेंस बताने हैं, तो इसका रेजिस्टेंस बताना है तो आपको क्या करना है, इसी के लिए एक और फॉर्मूला लेता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी पावर का फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन पी, और वी की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 है, तो 55 मल्टीप्लाई 55 अपॉन ये P कितना है यहाँ पे 11 है, तो 11 5 जा, ठीक है, और 55 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे तो 25, और 25 और 2 कितने हो गए 7, तो इतने ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो हम ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू 275 ओम। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब्स बी सी डी एंड ई। तो आपको बताने हैं कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए क्योंकि ये सेम रेटिंग के हैं, रेटिंग सेम है, तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, तो सेम का सभी का होगा। इसका मतलब बी वाले का कितना है 275 है, तो 275 कितने बल्ब है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसे 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए। तो ये आप खुद से कमेंट करके बताएं ये कितना आ जाएगा सभी का टोटल रेजिस्टेंस। आर टी इक्वल टू वॉट, 275 को 4 टाइम्स ऐड करना और ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना आया आप यहाँ पे लिख लीजिए। कन्फर्म है। चलिए अब सी के बाद और में क्वेश्चन दिया है, ये और करके दिया है। अब आपसे पूछा है कि आप इसे नहीं कर सकते इसे कीजिए, और ध्यान रखिए और का मीनिंग सिर्फ इतना है, या तो सी को कीजिए या इस सी को कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाले को सॉल्व ना करें और नीचे वाले को सॉल्व कर दे सिंगल को, आपको नहीं होगा। ध्यान से देखिए यहाँ 2 मार्क का है और ये भी कौन सा है 2 मार्क का है, तो इस 2 मार्क वाले में
किसी एक को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे। ये कह रहा है व्हाट वुड हैपन टू ग्लो ऑफ ऑल बल्ब इन दिस सर्किट व्हेन कीज K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड। यानी अब दोनों को क्लोज किया है, तो दोनों को क्लोज किया है, इसका मतलब ये भी ग्लो करेगा और ये सब बल्ब भी ग्लो करेंगे। कन्फर्म है? क्लोज हो गया तो सभी ग्लो करेंगे, करंट आएगा। बोथ आर क्लोज एंड द बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज्ड। यानी सी वाला क्या है, ये फ्यूज हो गया। ये क्या हो गया? फ्यूज हो गया। ध्यान सुनिए, क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो आपसे पूछा गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। होगा क्या जब सी फ्यूज होगा तो क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? सीरीज में। कैसे? ये सीरीज में, और सीरीज में आपको पता है क्या होता है? करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। कन्फर्म है? ठीक है। एक और चीज समझिए, अगर सीरीज में हम किसी भी डिवाइस को अगर क्या कर दें, खराब हो जाए, तो आगे करंट सप्लाई होना बंद हो जाता है। इतना आपको याद है? नहीं याद है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये बी सी डी और ई किस में है? सीरीज में है। जैसे सी फ्यूज होगा तो बाकी के बल्ब क्या है? बंद हो जाएंगे, ग्लो नहीं करेंगे। तो आप इस रीजन को लिख दिए, ड्यू टू सीरीज बी डी एंड ई विल क्या हो जाएंगे? विल नॉट ग्लो बिकॉज सी इज फ्यूज्ड। ठीक है ना? तो आप इसको लिख लीजिए, यही आपका जस्टिफाई योर आंसर हो जाएगा। ये रीजन जरूर लिखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर कोई एक भी अप्लायंस क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो बाकी के सभी कैसे होते हैं? बिल्कुल सही समझे। तो नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। ये आपको सर्किट दिया है, पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ए, पार्ट ए की बात करते हैं यहाँ पर। तो पार्ट ए आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ देखिए आप गलती नहीं करनी है, ए और बी। तो ए देखिए कहाँ है? ये गया। बी कहाँ है? ये गया। तो इसके बीच में ये वाले जो है, ये रेजिस्टेंस देखने, और कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं देखना। तो इनका टोटल निकालना है। ये क्या सीरीज में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस कितना, ये 16, तो ये आ गया आपका 26। कितना आ गया? 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के लिए ये हो जाएगा। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो कि आर ए बी इज इक्वल टू 26 ओम। कंफर्म है ये बात? तो सीरीज के लिए है, और आप ध्यान रखें पॉइंट्स कौन से ए और बी हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी और सी। और बी और सी के बीच में आपसे क्या पूछा? रेजिस्टेंस फिर से पूछा है। अब बी और सी के लिए पूछा, यानी आपको अब ये देखना है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ अच्छे से कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल के लिए फॉर्मूला, ये पार्ट बी हो जाएगा। तो पार्ट बी के लिए 1/P भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर बी सी। कन्फर्म है ना? रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड सी बिटवीन बी एंड सी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8। यानी फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 8, और ऊपर कितना हो जाएगा? 2, और ये आ जाएगा 1/4 इससे कट करके। ठीक है ना? कन्फर्म है? तो 1/4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो आरपी इज इक्वल टू आरबीसी इज इक्वल टू 4 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात कन्फर्म है? उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सी, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब देखिए की जब क्लोज होगी, की क्या होगी? क्लोज होगी, तो आपको ये बताना है सर्किट में करंट कितना होगा। सर्किट में करंट कितना होगा? बहुत अच्छी बात है, ध्यान सुनिए। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये 26 है। इसका कितना है? 26। और इसका कितना है आंसर? आपके पास आ गया 4। तो देखिए जब ये सॉल्व होगा तो ये हट जाएगा और ये हटेगा, तो यहाँ पे इनकी जगह एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कंफर्म है ना? ये वाला हट जाएगा, 8 ओम का हट जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या करना है आपका, ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए ये वाला यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमने ये सॉल्व कर लिया, और इनको सॉल्व करके हमने पता किया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 आ गया, तो 4 हट जाएगा, और सॉरी 8 वाले हट जाएंगे, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो कितना है बताइए? बिल्कुल सही, कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 4 कनेक्ट हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया? तो इनका ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 30 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे हम, क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ लिख देता हूं मैं टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 4 प्लस 6 10 और ये 26 और 4 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल इतना हो गया। अब वोल्टेज कितने दिए हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपको? 6 दिया है, तो 6 वोल्ट दिया है। अब पूछा है आपसे करंट बताना है, तो करंट बताना बड़ा इजी है। तो I इक्वल टू V/R लगाइए, और यहाँ पे वैल्यू लिखिए 6, और ये हो गया 30। इससे ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स।
तो इसका डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। क्या बात समझ में आई? पहले आपको क्या करना है, सर्किट के सारे क्या रेसिस्टेंस को सॉल्व करना है। तो यहां से यहां तक 26। नेक्स्ट 8 ओम वाले का कितना आया? 4 आया, तो कितना हो गया? 30। तो हमने यहाँ 30 लिखा। वोल्टेज कितने दिए आपको? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिए? 6 वोल्ट। ये भी लिखा। करंट का फॉर्मूला ये I इक्वल टू V अपॉन R, V इक्वल टू I R, ओम्स लॉ होता है। V की वैल्यू 6 और यहाँ पे कितना आया? 30। इससे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 ओम। ये बात कंफर्म है। तो थर्ड को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इन दी अबव सर्किट द 60 ओम रेजिस्टेंस और दी parallel combination of two resistors of 8 ohm, which one of the two will have more potential difference across its potential and justify your answer। तो देखिए justify your answer ये आपको बार बार पूछा जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे ये कह रहा है कि 16 ओम ये वाला, और कह रहा है 8 ओम के जो आपके पास थे यहाँ पे जो थे वो मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल आपको फिगर दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये आपसे कह रहा है कि 16 ओम ये वाला और बाकी 88 ओम ये वाले, इन दोनों में आप बताइए कि किसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। ये पूछा है आपसे कि किसके पास विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस, किसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो 16 के लिए 1/16, यहाँ 16 लिख दे रहा हूँ आपकी जानकारी। तो V इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। तो आई आर हो जाएगा। तो आई कितना आया देखिए 0.2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0.2 मल्टीप्लाई विद आर, यानी 16 के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दो 3.2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 32 और पॉइंट लगाएंगे 3.2 हो जाएगा। इसके लिए देखिए इनका कितना आया था? 4 आया था, ध्यान सुनना। तो यहाँ 8 ओम के लिए लिख देता हूं। पहले इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आई कितना है यहाँ पे? 0.2 है आई, और आर कितना हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा ये 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8 वोल्ट। अब आप बता सकते हैं कौन सा ज्यादा है? तो बिल्कुल सही, ये 16 वाले के वोल्टेज जो होंगे V16 इज ग्रेटर देन टू V8 ओम। ये आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि आईआर लगाकर हमने ऐसे कैसे सॉल्व किया। फिर से सुनिए, क्योंकि ये सीरीज में है, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो भी ये सीरीज में आएगा। इनका क्या आएगा? ये 4 ओम वाला, ये भी सीरीज में आएगा। और सीरीज में करंट कैसा होता है? सेम। इसलिए इसके लिए करंट की वैल्यू और इसके लिए करंट की वैल्यू कैसी रखी हमने? सेम रखी। बट क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी। और कब अलग आएगी? जब करंट में हम रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 16 का किया यहाँ पर, और ये 3.2 हुआ, ये 0.8 हुआ। अब आप बता सकते हैं ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो ये आंसर हो जाएगा कंफर्म। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको डरावना सा लगेगा पर आपको डरना नहीं है। जितना ज्यादा डरावना क्वेश्चन होगा उतना ही इजी होता है। देखिए कैसे करते हैं। ये सारी कहानी इसकी लिखी हुई है और लास्ट में आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच 9 आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ 3 ओम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। क्लियर है? Each are connected as shown if the reading of the ammeter A is 1 एम्पियर। यानी A1 इसकी जो रीडिंग है यहाँ पे लिख रहा हूं, इसकी जो वैल्यू है ये कह रहा है 1 एम्पियर है। कितनी है? 1 एम्पियर। ध्यान सुने, कितनी है? 1 एम्पियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 एम्पियर। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्या ये? गिवन। तो आप इसे गिवन डाटा लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने डायग्राम देखे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A3? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजन जरूर बताना है, बिना कंसेप्ट के आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप चैप्टर को पहले एक बार अच्छे से पढ़ें, तब आप ये PYQ करें। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो आपको बताना है A1 और A2 में क्या रिलेशन है और उसका आप रीजन बताइए। तो यहां से देखिए, अगर यहां से करंट फ्लो होगा, ये करंट जाएगा, तो A1 में करंट कितना जाएगा? जितना बैटरी से फ्लो होगा। और वो क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर है। तो हम ये कह सकते हैं यहां से जो करंट जा रहा है 1 एम्पियर होगा। भाई ये एमीटर है, एमीटर किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में। क्यों होता है? करंट को मेजर करने के लिए। अब इसकी वैल्यू उसने पहले ही 1 एम्पियर दी है, तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। और ये सीधा जाएगा, इसके पास भी कितना आएगा? 1 एम्पियर। कितना आएगा? 1 एम्पियर। तो A1 और A3 के पास 1 एम्पियर होगा। तो हम कह सकते हैं A1 इक्वल टू A3 बिकॉज 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर क्यों है? क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। क्या है? A1 एंड A3 इन सीरीज।
सीरीज में है इसलिए आंसर आपका कैसा हो जाएगा, ये दोनों को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, बिकॉज करंट इज सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। कंफर्म है ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रीडिंग ऑफ A2 एंड A3। अब देखिए बी पार्ट में, पार्ट बी आपसे क्या कह रहा है, आपको फिर से रिलेशन बताना है। अब किसका रिलेशन बताना है, A2 और A3 का। तो A3 आपके पास ये है और A2 यहाँ पर है। अब देखिए यहां से जैसे ही करंट जाएगा तो यहाँ पर 1 एम्पियर जाएगा। अब यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, फिर से यहाँ 1 निकलेगा। अब ये 1 एम्पियर यहाँ आ गया, फिर से यहाँ पे डिवाइड होगा 3 पार्ट में, फिर यहाँ पे आएगा, फिर से 1 एम्पियर आएगा। कंफर्म है। अब देखिए जैसे ही 1 एम्पियर जाएगा तो ये 1 2 3 4 कितने हैं आपके पास, 4 रेसिस्टर हैं और वो भी सेम रेसिस्टेंस के हैं। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। तो 1 एम्पियर की वैल्यू जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 4 में। तो इसका मतलब हो गया कि ईच के पास कितना आएगा, तो हम ये कह सकते हैं ये 4 से डिवाइड कर दो। ये 3 ओम रेसिस्टर के लिए, किसके लिए, 3 ओम। तो इसके लिए इतना होगा करंट, इसके लिए इतना होगा, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, सबके लिए इतना होगा। जितना करंट आ रहा होगा उसका 4th पार्ट कर दीजिए। तो कितना आ रहा है, तो 1, तो 1 आ रहा है तो इसके लिए 1 कर दी तो 1/4 हो जाएगा। इतने एम्पियर करंट इसके पास आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आ जाएगा। कंफर्म है। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया करंट। अब ये जो करंट जैसे इस वाले सर्किट में जाएगा 1/4 एम्पियर, तो A2 उसे रीड कर लेगा और कहेगा कि A2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 एम्पियर। कितनी है, 1/4 एम्पियर। अब 1/4 एम्पियर कितना होता है, 0.25 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया ये वाली वैल्यू जो है इस वाले से कम हो जाएगी, क्योंकि ये कितना मेजर कर रहा है, ये कर रहा है 1 एम्पियर। ये कितना है, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर का कुछ पार्ट इसके पास जा रहा है, तो ये वैल्यू होगी छोटी और ये कैसी होगी, बड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि A3 इज ग्रेटर देन टू A2। अरे कंफर्म हुआ नहीं हुआ, बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे करंट क्या है, पहले तो डिवाइड हो जाएगा और करंट कितना होता है, 1 एम्पियर। इसके पास तो 1 एम्पियर है, लेकिन 1 एम्पियर में ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो कम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो कैसी होगी, कम होगी, और इसकी रीडिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो हम लिख देंगे A3 इज ग्रेटर देन टू A2। क्यों, आप इसका रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सीरीज में है और यहाँ ये पैरेलल जो कॉम्बिनेशन उसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसलिए इस पे जो करंट जाएगा वो डिवाइड होके जाएगा। कंफर्म है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1। आपको V1 की रीडिंग बतानी है इसकी। अब देखिए किसी की भी रीडिंग V1 पूछे, V2 पूछे, V3 पूछे, V3 नहीं है पर V1 V2 पूछे तो कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आप पूरे सर्किट का करंट वो निकालेंगे, रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में भी गिवन है और हमें जरूरत भी है। तो चलिए सी को स्टार्ट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल का इसका क्या आएगा, तो 1/R इजकल टू 1/3 प्लस 1/3, ये आ गया 2/3। और आप यहां से सॉल्व करेंगे, इसको मैं R1 कह देता हूं। क्या कहता हूं, R1 कहता हूं अपनी सही कैलकुलेशन के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये आ जाएगा 3/2। कितना आएगा, 3/2। बात कन्फर्म है। इसका आ गया रेजिस्टेंस। अब इसकी बात करते हैं, इसका कितना आएगा, तो 2 वाले के लिए यहाँ पे हम R2 लगाएंगे। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि इसमें कितने हैं रेजिस्टर, 3 है, तो 1/3 करती जाइए। तो ये आ जाएगा आपका 3/3, ये 3 हो जाएंगे /3 और ये आ गया 1। और आप इसको देखेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। कितनी आ जाएगी, 1। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। कितना है, ये 1। नेक्स्ट देखिए, इसको देखेंगे तो इसके 4 है, तो यहाँ पे 1/R3। तो R3 इजकल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आ गया 4/3। ऐड कर दीजिए, ऊपर 1 1 करके 4 और नीचे कितना आएगा, 3। अब इसको देखेंगे तो R3 जो आएगा रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। ये रेजिस्टेंस आ गया सभी का। अब टोटल को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट, तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5 प्लस, अरे ठीक है ना, ये 3 है और ये 2 है, यानी आधा हो जाएगा इसका, और आधा करेंगे तो कितना होता है, 3 का 1.5, यानी ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1 ओम प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 0. ये आ जाएगा आपका 7 और 7 आ जाएगा और ये 5, इतने आ जाएगा। कन्फर्म है, ऐसे ऐड कर देंगे। चाहो तो आप फ्रैक्शन से भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फ्रैक्शन में दिया है वैसा ही ऐड कर दें। तो आपका आ जाएगा ये 3/2 प्लस 1 और इसके नीचे 1 लिख दीजिए और प्लस आ जाएगा 3/4। अब एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4
प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये 9 13/4 कितना आ जाएगा 13/4 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस इतना है, ध्यान सुने, टोटल रेजिस्टेंस इतना है। पूछा कि आपको V1 की रीडिंग करनी है, किसकी रीडिंग करनी है V1 की। अब V1 की रीडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको करंट निकालना है। करंट आपको क्या गिवन है, करंट आपको गिवन है, करंट आपको गिवन है। थोड़ा मैंने लॉन्ग कर दिया, वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था। इसका आंसर कितना आया आपके पास, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए V1, तो हम लिखेंगे V1 इजकल टू I, और इनकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पे। तो I कितना है 1 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर दो इसका कितना है 3/2, तो 3/2 की वैल्यू 1.5 वोल्ट हो जाएगा। कंफर्म, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, आप चाहते तो V2 की वैल्यू इससे निकाल सकते थे। पहले इसको निकालें टोटल, टोटल निकालने के बाद करंट का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करंट की वैल्यू, करंट कितना दिया 1 एम्पियर दिया, तो ये आ जाएगा। ये तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया अगर पूछे तो, क्योंकि वैसे इसमें पूछा था इसलिए हमने ये भी सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये और वाला पार्ट हो गया और ये सी वाला पार्ट हो गया। ये कंफर्म है आपको, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है वर्क डन अपॉन टाइम, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम भी कर सकते हैं। ये पावर का फॉर्मूला होता है, डिफाइन भी कर लीजिए। एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R, और ये मैंने आपको बताया था ये होता है V² अपॉन R, ये R की टर्म्स में होता है। इसको आप अच्छे से करें खुद से। एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइंड टू वर्क ऑन द मेंस वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, यानी आपको वोल्टेज दिए हैं, कितने दिए हैं वोल्टेज दिए हैं आपको 220, कितने दिए 220। दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान सुनिए, ये यूनिट्स क्या होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर। ये इंपोर्टेंट, इस चीज को आप कहीं लिख लें कि 1 यूनिट का मीनिंग होता है 1 किलोवाट, और ये किसकी यूनिट होती है, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। तो 1 यूनिट इक्वल टू दिस होता है, और आपको कितना दिया है 11 दिया है, इसका मतलब एनर्जी दी है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो आगे लिख भी रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। कैलकुलेट दी, फर्स्ट में क्या पूछा पावर, तो पावर निकालेंगे, क्या निकालेंगे पावर, तो P इक्वल टू क्या होता है W अपॉन T, और इसको हम लिखते हैं E अपॉन T, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा पावर, तो पावर इक्वल टू कितनी एनर्जी है, एनर्जी कितनी, ध्यान सुनिए ये कितना है 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट का मतलब हो गया 11 मल्टीप्लाई विद kWh। क्यों कि यूनिट की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 यूनिट का मीनिंग इतना, तो 11 यूनिट का मीनिंग क्या हो गया भाई, 11 यूनिट का मीनिंग ये हो गया। कन्फर्म है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई है, ये एनर्जी की वैल्यू हो गई। तो इसको उठाइए, एनर्जी की पुट कीजिए अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 आवर, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई के की वैल्यू कितनी है 1000 है, अपॉन 5 कर दीजिए, इससे 2 टाइम्स कट के ये आ जाएगा 200, और 200 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 वॉट पावर निकल आएगी। कैलकुलेशन को देखते रहें कैसे कैसे हमें करनी है, और चेक भी करते रहें साथ में। तो यहाँ पे देखिए एस से एस कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, के की जगह 1000 लिखेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 11 का करेंगे 22 हो जाएगा, 00 आ जाएंगे, ये पावर निकल आई, और ये पहले का आंसर हो गया। पावर पूछी थी, पावर हमने निकाल दी, पावर पूछी थी। नेक्स्ट करंट ड्रॉन बाय द ओवन। अब आपसे पूछा है करंट, क्या पूछा है करंट, तो पावर इक्वल टू VI होता है, तो मैंने आपको बताया I इक्वल टू निकालेंगे तो P अपॉन V हो जाएगा। पावर कितनी है 2200 अपॉन V कितना है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिया है, ये V है, तो ये V कितना है 220, 10 से 10 कैंसिल, अब 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, तो करंट कितना आ गया 10 एम्पियर, तो ये इसका आंसर हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छे से आप पहले फॉर्मूले याद कर लें। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी 1 मिनट की, आप उसे देख सकते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी के सभी वहां पे फॉर्मूले एक बार में लिखे हुए हैं विद द मीनिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सी रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। तो आपको सी में पूछा है, इसका क्या बताना रेजिस्टेंस, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V² अपॉन P। क्यों आ जाएगा, R को इधर ट्रांसफर कीजिए, P को इधर कीजिए, V² अपॉन P। अब V की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 220 है, तो यहाँ पर 220 2 टाइम लिखेंगे, क्योंकि 2 टाइम क्यों लिखेंगे, स्क्वायर हो रहा है, और पावर कितनी आई है, ये आई है, तो 2200 यही तो आई है, तो 10 10 10 10
22 कैंसिल और आर की वैल्यू यहां पर आ गई 22 ओम। कन्फर्म है? बहुत अच्छी बात। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बताते रहिए और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अच्छी लगा करे तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो of the material of a conductor in the shape of cylinder of length L and area of cross section A. Hence derive the SI unit of the electrical resistivity। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। तो याद रखें फॉर्मूला क्या होगा। देखिए पहले का ये इसका ही पार्ट था, आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट ए है, ये 5 मार्क का है और करके जो क्वेश्चन था वो ये था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से देखिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 24 में सेट 1 में पूछा गया है, 24 में सेट 1 में ही पूछा गया है, यानी और करके दिया है, या तो वो सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, ये होता है। कैसे ड्राइव करते हैं आपको पता है, आर प्रोपोर्शन एल होता है, आर प्रोपोर्शन 1 अपॉन ए होता है, कंबाइन करेंगे एक कांस्टेंट आता है वो रो होता है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, आप इसे रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकलेगी। अब देखिए रो की यूनिट चाहिए हमें, किसकी चाहिए, रो की। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मल्टीप्लाई एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ गया ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। कंफर्म है ये बात, बिल्कुल अच्छी बात है। सेकंड देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड 3 मीटर इज 60। तो सेकंड वाले पार्ट को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, इस साइड पार्ट नंबर सेकंड। तो आपसे ये कह रहा है लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, रेसिस्टेंस कितना है, 60 ओम है। कंफर्म है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, तो एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर माइनस 7 और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, रो की वैल्यू पूछिए, बड़ा इजी है, इसे लगाइए फॉर्मूला। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और आर की वैल्यू कितनी है 60 और ए की वैल्यू ये आ गई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, यही दिया है, डाटा चेक कर लीजिए। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 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 लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ का इससे डिवाइड करेंगे, ये कितना है 20 टाइम्स, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 में, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 में, तो ये हो जाएगा 80 और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7 और यूनिट आप देख चुके हैं ओम मीटर, ये रो की वैल्यू आ जाएगी। और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 जीरो ये प्लस का है, एक कम हो जाएगा यहाँ से, तो -6 आ जाएगा 7 की जगह पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है ये बात। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा है नहीं है। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक आ जाए, बस इसका डाटा चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बी अफेक्टेड। देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की बात हो रही है, थर्ड वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रेसिस्टिविटी की बात हो रही है। ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। और आपको पता है रेसिस्टिविटी क्या होती है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल की लेंथ को कम करोगे, ज्यादा करोगे, कैसा भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी रिमेन सेम, नो चेंज इन रेसिस्टिविटी। अगर मटेरियल चेंज नहीं है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी बी अफेक्ट इफ द वायर ऑफ पार्ट 2, यानी ये वाली कहानी है, इट्स स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, यानी लेंथ डबल हो जाए। लेंथ कितनी, पहले एल थी, अब कितनी हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए। तो आपसे पूछा जस्टिफाई योर आंसर, तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, नो चेंज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। बात सही है, इतना लिख देंगे और आपको पूरा मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ, ये देखिए 880 W, यानी पावर आपको गिवन है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पावर देखते हैं, 880 वॉट की दी है, और व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 330 वॉट। तो एक पावर ये है आपके पास और एक पावर और दी है, वो दी है 330 वॉट। नेक्स्ट पूछा है, द हीटिंग इज एट द मिनिमम इफ द सोर्स
वोल्टेज इज, तो वोल्टेज कितने दिए आपको 220 वोल्ट दिए हैं। कैलकुलेट द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस, करंट निकालना और रेसिस्टेंस निकालना। तो देखिए इसके लिए वोल्टेज इतनी है, इसके लिए वोल्टेज इतनी, सेम वोल्टेज है, कोई चेंज तो नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये आपको दिया पावर व्हेन हीटिंग इज द एट द मैक्सिमम रेट, इतना पावर ये दिया है व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से I इक्वल टू पी अपॉन वी लगाना है, पावर ये वी है, आप इसे खुद से करें, यहाँ से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए रेजिस्टेंस भी पूछा है और करंट भी पूछा है, तो करंट तो ये आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वी स्क्वायर अपॉन वी दिया पी दिया, इसे भी सॉल्व कर लें उससे। ऐसे ही आप यहाँ पर करें तो ये पहला करंट आएगा, पहला रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर दूसरा करंट इस वाली पावर के लिए निकालेंगे तो पी अपॉन बी फॉर्मूला लगा देंगे, और सेकंड में करंट पूछा है, सॉरी रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। यानी पावर इसकी ये है, वोल्टेज ये है, पावर ये, वोल्टेज ये। इन सभी को आप खुद से ट्राई करें, यू हैव टू ट्राई। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कोशिश करके इसे अच्छे से करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है भाई, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ लिख दीजिए, क्या लिखना है आपको, जूल्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी हो जाएगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ रेसिस्टर फॉर सम टाइम, सेम दिया है, ये आपको पता है H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। ये इसका ड्राइव करना है, बहुत ईजी है, इन्हें खुद से कीजिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल है मैं आपको उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप एक निगाह में ये देख पाएं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछता है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The potential difference across the two ends of a circuit components is decreased to 1/3 of its initial value। देखिए पहले था V, पहले पार्ट की बात करते हैं, पहले था V, अब ये डिक्रीज हो गया V/3, कितना हो गया V/3, वो कह रहा है 1/3 ऑफ द इट्स इनिशियल वैल्यू, पहले था B, अब हो गया V/3, while its resistance remain same, यानी R will same, R कैसा सेम है, तो R कैसा सेम है, R पे कोई चेंज नहीं है। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी करंट में क्या चेंज आएगा ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो आप देख सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 हो जाएगा तो करंट भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या पूछा है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प अस टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो नेम लिख दिया है, ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, अगर ये जितना चेंज होगा उतना ही चेंज ये होगा, कब, जब आर की वैल्यू सेम है, कन्फर्म है। तो ये लाइन हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, आप ये सोचिए कि वो ऐसा हुआ है, करंट पूछा तो कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 1.5 सेल्स। देखिए ये आपको डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, डायग्राम। तो डायग्राम बनाना है जिसमें कितने सेल दिए हैं, 4, तो 4 सेल दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये एक सेल होता है, फिर ये दूसरा सेल हो गया, फिर ये यहाँ पे तीसरा सेल हो गया, और ये यहाँ पे चौथा सेल हो गया। ये आप यहाँ पे इक्वल लाइन करेंगे, ये वाली इक्वल, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। एक क्या कितना है, देखिए 1.5 है, एक सेल का जो पोटेंशियल है फॉर वन सेल 1.5 है। अब कितने सेल हैं आपके पास, 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल तो 1.5 मल्टीप्लाई 4, और ये आ जाएगा 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है बताइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं बैटरी को, इसको कहते हैं बैटरी को। तो यहाँ पे हमने बैटरी बना दी। नेक्स्ट कह रहा है ये 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी कैसे सीरीज में कनेक्ट हैं, तो कर दीजिए कनेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है, बिल्कुल ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पर लगा देता हूं मैं की, और ये आ गई की, यहाँ पे KEY की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ फाइंड, फिर बाद में फाइंड भी करना है, तो पहले इनको लिख देते हैं, इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये कितना है, पहला देखिए 5 ओम है, तो 5 ओम है, दूसरा कितना है यहाँ पे 10 ओम है, तो 10 ओम देखिए, नेक्स्ट देखिए 15 ओम है, तो ये 15 ओम आ गया। अब आपसे पूछा फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दी सर्किट,
यानी करंट बताना है, करंट बताएंगे, ये दिया है आपको, ये देखिए टोटल कर लीजिए कितना होगा 15 और 5 कितना होगा 20 और ये 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बताइए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट को, सेकंड वाले को, तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, देखिए करंट पूछा है, तो करंट क्या हो जाएगा I इजकल टू V अपॉन R। अब V की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और R कितना हो जाएगा, सीरीज में है, तो R S इजकल टू आ जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 15 यानी 30, कितना आ जाएगा 30, यानी यदि 15 प्लस 5 कितना होगा 20 और 10 30 कैसे भी ऐड कीजिए 30 आएगा, तो अपॉन कर दीजिए 30 और ये आ जाएगा 1/5, ठीक है ना। अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर, तो करंट हो गया भाई 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्या पूछा है, पासिंग थ्रू द सर्किट एंड, सेकंड में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम, इस वाले में आपको बताना है, इस वाले में 10 ओम वाले में क्या बताना है, 10 ओम वाले में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 10 वोल्ट V इजकल टू आई आर, और I कितना है 0.2, और रेजिस्टेंस कौन सा चाहिए, रेजिस्टेंस वो चाहिए जिसमें आपसे पूछा है, क्योंकि ये क्या सीरीज है, सीरीज में इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, तो इस वाली की वैल्यू आ जाएंगे हम 10, तो ये आ जाएगा आपका डेसिमल हटेगा यहाँ 0, इससे कैंसिल हुआ, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 10 ओम रेसिस्टर इज 2, कितना आ गया ये 2, सॉरी ये 2 बचा तो 2 वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट इसके लिए आ गया, बाकी जो बचा 4 इसके और इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंफर्म है। ये 24 में पूछा गया आपको, देखिए 5th सेट में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और करके भी क्वेश्चन दिया है, ये कर सकते हैं। व्हेन की इज द व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेट टू 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन बतानी है, क्या होता है फॉर्मूला, V इजकल टू W अपॉन Q, तो 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल पर 1 कूलम, क्या होगा, चलिए लिखिए इसको खुद से। नेक्स्ट देखिए, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.2 mm, तो इसको नोट कर लिया, मैं इसे इरेज करता हूं यहां से, चलिए इरेज कर चुके हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक कॉपर वायर हैज द डायमीटर, देखो डायमीटर आपको गिवन है, ये बी पार्ट का सेकंड है, बी पार्ट का सेकंड है, तो ये क्या कह रहा है, कॉपर वायर का क्या है डायमीटर, तो डायमीटर आपको गिवन है 0.2 mm, तो 0.2 mm एंड द रेसिस्टिविटी ये आपको दी है, रेसिस्टिविटी को आप देख लीजिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, कितनी दी है 10 की पावर -8, और यूनिट होती है ओम मीटर, क्या होती है ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14 ओम, आर की वैल्यू 14 ओम हो जाएगी, तो लेंथ आपको बतानी है कितनी चाहिए, कितनी कर दे लेंथ, कंडक्टर की लेंथ को हम कितना करते हैं कि रेजिस्टेंस इतना हो जाए, जब ये आपको गिवन है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, डबल किस सुने इसमें, तो एक तो आपसे ये पूछा है ये वाला अलग से, और एक आपसे ये पूछा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो रो इजकल टू फॉर्मूला ये रो इजकल टू आर ए अपॉन एल, अब आर एच डी रहेगा, इसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है ना। अब आर का मतलब क्या हो गया, आर जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, अरे डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे इसको, तो ये आ जाएगा रो और ये पाई, और इसकी जगह रख देंगे d/2, तो d/2 लगेंगे तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा d²/4, क्या आ जाएगा d²/4, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ d²/4 अपॉन एल, कंफर्म है। अब इसका मीनिंग ये हुआ, इसको हम अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो पाई, ये आ गया आर, और ये आ गया d², और ये जो था 4 ये नीचे आ जाएगा, तो पाई/4, और ये आ जाएगा एल। अब हमें लेंथ निकालनी, तो लेंथ को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो लेंथ इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये इधर आ गया, तो ये आ जाएगा पाई आर d², पाई आर d² अपॉन 4, एल इधर आ गया, रो इधर आया, तो रो लिख देंगे। अब इनकी वैल्यू लगाइए, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाई विद आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 14 है, तो यहाँ 14 लिखिए मल्टीप्लाई विद d², यानी d की वैल्यू होती है 0.2 mm, तो mm को आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले मीटर में, तो 10 की पावर -3 लगा दीजिए, तो ये मीटर में आ जाएगा, mm हटाएंगे 10 की पावर -3 लगाएंगे, तो आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और इसका स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 4, और रो की वैल्यू आप देखिए कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, और इसको आप खुद से ट्राई करके आंसर हमें कमेंट कीजिए, ठीक है ना।
आगे देखिए, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, यानी रेसिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर को डबल कर दे, डायमीटर को डबल कर दे तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, बस आपसे ये पूछा है। तो ये डायमीटर की 2 लिख दीजिए, लेंथ यहाँ से जो आएगी, ध्यान सुने, लेंथ यहाँ से जो आएगी उसको यहाँ पुट कर ले, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, डी की वैल्यू 2 टाइम्स कर देंगे 2d हो जाएगा, तो 2d हो जाएगा, पाई अपॉन 4 कांस्टेंट है यानी वैल्यू लगेंगी इनकी, रो की वैल्यू आपको गिवन है तो आर निकालना है, तो आर निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए आर कैसे निकालेंगे, चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे निकालना है आपको आर। तो आर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, तो आर इजकल टू, आर का जो फॉर्मूला कैसे आएगा, तो आर का निकालेंगे, देखो 4 रो एल, तो ये 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 इधर क्या रो और ये क्या एल आ जाएगा, तो 4 रो एल अपॉन क्या आ जाएगा, देखो 4 रो, इसको उठा के मैं इधर ट्रांसफर करूँ इस वाले फॉर्मूले से, 4 रो एल, तो 4 और एल ऊपर आ गया क्योंकि इधर रो है, रो का मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या 4 रो एल, ये हो गया। अब आपको अच्छा पाई, तो पाई आ जाएगा अपॉन में, पाई अपॉन में, और बच्चा डी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेंथ की जो वैल्यू आई यहाँ से लिख के यहाँ पर रखेंगे, रो की वैल्यू आपको ये गिवन है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 4 फिक्स है, और डी की जगह यहाँ पर जितना दिया है उसका 2 टाइम्स कर दें यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ सॉल्व करें, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। कन्फर्म है बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की बात, हाउ इज द इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ड्रॉ द लेवल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशन। कर पाएंगे इसे, तो इसे आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई शुड एन अमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी अमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, अमीटर का वर्क क्या होता है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को मैक्सिमम कर सके। देखिए लो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लो, करंट क्या हो जाए मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है V प्रोपोर्शन क्या होता है I, तो V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से I निकालेंगे तो V अपॉन आर, तो I और R में रिलेशन ये होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट डिक्रीज होगा, और जैसे से ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा। कन्फर्म है ना। तो लो क्यों रखते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम करंट मिल सके और एक्यूरेट करंट मिल सके। एमीटर का वर्क क्या होता है, करंट को मेजर करना, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम करंट क्या करेगा, मैक्सिमम करंट को मेजर करेगा, क्योंकि लो जितना लो रेजिस्टेंस उतना मैक्सिमम करंट अच्छे से मेजर कर पाएगा। और आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट तो करेगा, इस साथ में क्या लिखेंगे आप, साथ में क्या लिखेंगे, क्योंकि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम करंट चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेट वर्ड भी आप लिखें। नेक्स्ट देखिए, 2 VI ग्राफ्स A एंड B, आपको दिया है VI ग्राफ, यहाँ पे VI लिखा है और यहाँ पे IV ग्राफ दिया है, आप देख लें अच्छे से। VI ग्राफ लिखा है और IV दिया है। A and B for series and parallel combination of two resistors are shown in giving region state which graph shows series or parallel। अब देखिए फिर से सुनिए, वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हमने किया था। तो VI ग्राफ जो होता है, ध्यान सुनिए, VI ग्राफ जो है इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप, अब स्लोप हमें क्या देती है, ये देती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन I। क्यों होता है, क्योंकि किसी की जो स्लोप निकालते हैं हम, ये वाला एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो गिवन है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें VI ग्राफ होता है तो हमें देता है रेजिस्टेंस, क्या देता है, रेजिस्टेंस। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये IV ग्राफ है, तो IV ग्राफ गिव्स अस, इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, I अपॉन V हो जाएगी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन R, क्योंकि ये उसका उल्टा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R। अब स्लोप क्या होती है, यहाँ से एंगल मेजर करना, स्लोप होती है जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब हुआ इसकी स्लोप होगी सबसे ज्यादा, और जिसकी स्लोप ज्यादा, ध्यान सुने, अगर VI ग्राफ है तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि ये इक्वल है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहाँ RV की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा और RA की हो जाएगी कम। कब, जब ये VI ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये, VI, बट आपको दिया कौन सा है, IV ग्राफ, तो इसका उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा करेंगे इसका, तो जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो आप उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा RA is greater to RB because of IV ग्राफ। बात कन्फर्म है ना। तो IV ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे। अगर ये VI ग्राफ होता, यहाँ पर लिखा भी सके, आप इसको देखें, डायग्राम को देखें पहले अच्छे से, ये IV ग्राफ दिया है, अगर ये VI होता तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता, इसका कैसा होता, कम, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा, इसकी स्लोप कम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो कंफर्म है ना, IV दिया, उल्टा कर देंगे, A का ज्यादा हो जाएगा, B का कम हो जाएगा, और यही आसान हो जाएगा इसका। तो जिसका ज्यादा होता है, आपको पता है
सीरीज में जो रेसिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट वो मैक्सिमम होता है और पैरेलल में कैसा होता है मिनिमम। तो ये वाला हो जाएगा ए इन सीरीज, ए कैसा हो जाएगा सीरीज में, और बी को आप क्या लिख देंगे पैरेलल में लिख देंगे। क्या लिख देंगे पैरेलल में। बात कंफर्म हुई। तो सीरीज के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ए और पैरेलल के लिए आ जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्लोप ज्यादा है, आईवी ग्राफ है इसलिए। तो आर ए की वैल्यू ज्यादा, आर बी की वैल्यू कम, और जिसकी वैल्यू ज्यादा वो सीरीज और जिसकी वैल्यू कम वो पैरेलल। क्योंकि सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आपको होता है, सीरीज क्या होता है सीधा सीधा ऐड कर दो, और जिसमें जब ऐड करेंगे तो ऐड हो रहा था इसका तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम। और ये क्या होता है पैरेलल के लिए 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और ये देख सकते हैं यहाँ से हमें मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा मिनिमम। तो मैक्सिमम जब भी पूछा जाए तो आप सीरीज लिख लें सीरीज के लिए, और मिनिमम जब भी पूछा जाए इसका मतलब वो पैरेलल की बात कर रहा है रेसिस्टेंस के लिए। कंफर्म है ये बात। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। खुद से करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप खुद से करें। लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगल कंडक्टर डिपेंड्स। ये अभी बताया था मैंने आपको, क्या होता है आर प्रोपोर्शनल एल और आर प्रोपोर्शनल 1/a, और यहां से जब आप करेंगे तो आ जाएगा रो एल अपॉन ए। बस इतना ही है और ज्यादा नहीं है, आप लिख सकते हैं। यूनिट वगैरह जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पूछा है हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बी अफेक्टेड इफ इट्स, ध्यान सुने पार्ट 3 में आपसे पूछा है कि लेंथ इज डबल्ड, तो लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स, रेडियस इज आल्सो डबल्ड, आर की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो गई। तो आपसे पूछा है हाउ विल द रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू आप बताइए, आर की वैल्यू आप बताइए। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं पहले इसका फॉर्मूला देखिए। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू ये मैंने लिखा है रो एल अपॉन ए। कन्फर्म है। अब ये हमने कर दिया तो रो एल एच टी रहेगा, ए की जगह लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है सिर्फ कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे रो, क्या करेंगे रो, और एल की जगह कितना लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स, और पाई एच टी रहेगा, और आर की जगह कितना लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स, आर की जगह देखिए कितना लगेगा 2 टाइम्स, तो 2r का स्क्वायर। एल की जगह 2l लिखिए, आर की जगह 2 टाइम्स हो गया तो 2r लिखिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा रो, और ये 2 यहाँ पे मैं बाहर कर देता हूँ रो एल, ठीक है ना, 2 रो एल अपॉन पाई, और यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कटकर 1/2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। कन्फर्म है ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो है इन दी फॉर्म ऑफ रेडियस, तो ये होता है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में लेंथ और रेडियस चेंज की है, तो इसका मतलब पहले चेंज नहीं हुई होगी। तो पहले चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब पहले जो रेसिस्टेंस है वो इतना होगा R1 मान लिया इस वैल्यू के लिए। अब सारी चीजें हमने चेंज कर दी है तो R2 हो जाएगा, और R2 हुआ तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू हमने चेंज की है, चेंज करते क्या है 1 अपॉन करके आया है, तो 1/2 आया है, और ये आया रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर आया सॉल्व करने के बाद। तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे तो R2 जो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद पहले जितना था रेजिस्टेंस, और पहले कितना था R1, और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी हाफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हाफ। तो आप लिख देंगे हाफ, यानी ये दोनों कंडीशन जब अप्लाई की जाएंगी तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ, रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। कन्फर्म है ना। पहले जितना था रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं कैसे हाफ हुआ, तो पहले कितना था ये था, सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में ड्राइव कर ली, ये आ गया। अब इसमें जो जो चेंज हुआ हमने कर लिया, चेंज करने का सॉल्व किया तो पता चला कि ये तो R1 ही है। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये शक्ल जो है फॉर्मूले की ये R1 जैसी है, और ये R1 जैसी है तो हाफ हो रहा है, तो इसमें तो R1 का हाफ हो जाएगा, पहले जितना था उसका हाफ हो जाएगा, और ये क्वेश्चन ऐसे ही साफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट के आपके पास तीन क्या है बल्ब्स हैं। तो 3 बल्ब्स हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड टू ए सोर्स, तो एक सोर्स से कनेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए ये पहला बल्ब होगा, ये दूसरा बल्ब होगा, और ये तीसरा बल्ब होगा। इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से, तो यहाँ पर हमने बैटरी दिखा दी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये 100 वॉट का है, ये भी 100 वॉट का है, और ये भी 100 वॉट का है। नेक्स्ट देखिए इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ द सेम वोल्टेज, यानी सेम है
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये पार्ट ए हो गया, ये किसके लिए, सीरीज के लिए है, सीरीज के लिए है। और ये किसके लिए आ जाएगा, पैरेलल के लिए, तो यहाँ पे ये पहला बल्ब आएगा, यहाँ पर ये दूसरा बल्ब आएगा, यहाँ पर ये तीसरा बल्ब आएगा, और ये किस में कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हो गए किसमें बताइए, पैरेलल में। तो ये आ गया पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए आ गया। और ये कितने 100 के हैं, ये भी 100 वॉट, ये भी 100 वॉट, और ये भी 100 वॉट। नेक्स्ट आपसे पूछा है विल द बल्ब इन दी टू सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। देखिए सेम ब्राइटनेस से कौन से बल्ब जलेंगे, जस्टिफाई और आंसर आपको बताना है। तो सीरीज है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बस आप यही देखिए क्योंकि साइज सेम है। तो सीरीज है और पैरेलल है, आपको बताना है इसमें क्या होगा। कंफर्म कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका आंसर हमें बताइए कि कौन से आपका सही है या कौन सा गलत है, यानी किसमें सेम ब्राइटनेस से आंसर आएगा और नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज्ड, यानी एक बल्ब को फ्यूज कर दें, मान ली इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया फ्यूज, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो इन द ईच सर्किट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपसे कह रहा है कि ये तीनों बल्ब में सीरीज है और एक पैरेलल, दो कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन में आप ये बताइए कि एक बल्ब को फ्यूज कर दें, यानी फ्यूज हो चुका है, गेट फ्यूज्ड, यानी फ्यूज हो चुका है। तो बताइए कौन से कॉम्बिनेशन में बाकी के दो बल्ब ग्लो करते रहेंगे। तो पहली बात सुनिए, सीरीज में जब भी कोई बल्ब फ्यूज होता है, सीरीज में जब भी कोई बल्ब फ्यूज होता है, इसका मतलब जो है सर्किट ब्रेक होता है। सर्किट कैसा होता है, ब्रेक। जब सर्किट ब्रेक होगा तो विल नॉट ग्लो, विल नॉट ग्लो। तो इसका आंसर लिख देंगे आप सीरीज, फॉर सीरीज या इन सीरीज। इन सीरीज मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिखते हैं इन सीरीज वन अदर टू बल्ब्स नॉट ग्लो बिकॉज फ्यूज बल्ब ब्रेक दी सर्किट, फ्यूज बल्ब ब्रेक दी सर्किट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सीरीज में क्या होगा, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो एनोदर जो टू बल्ब है वो क्या करेंगे, वो भी जलना बंद कर देंगे। एक तो फ्यूज हो गया, बाकी जलना बंद कर देंगे, पर ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में जितने भी लॉन्ग हैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी PYQ के चैप्टर को लेकर, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।